गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज अपन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, द एडवांट एंड एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। मतलब जो ब्रिटिश पावर थी इंडिया में, ब्रिटिश पावर कैसे आई थी, कैसे उनका आगमन हुआ, कैसे वो विस्तार एक्सपांड हुए, कैसे वो फैले, ब्रिटिश पावर यहाँ पर अपनी इंडिया में कैसे फैली और कैसे उनका आगमन हुआ। अपन किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया में ब्रिटिश पावर, जब ब्रिटिश के लोग आए थे तो उनने क्या क्या करा था, कैसे उनका आगमन हुआ था, कैसे वो एक्सपांड यहाँ पर इतने सालों के लिए फैल गए थे और कैसे उन्होंने अपना राज्य शासन इतना यहाँ पर जमा लिया था। ठीक है। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ अलेक्जेंडर, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ अ लॉन्ग सागा ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट। अलेक्जेंडर के बाद में, अलेक्जेंडर जो था उसके बाद में सब जो इन्वेंशन हुआ था अपनी हिस्ट्री का, अपनी इंडिया की हिस्ट्री का, उसमें बहुत कंटिन्यूस, बहुत स्ट्रगल रहा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट रही, मतलब बहुत लड़ाइयाँ रही और बहुत स्ट्रगल भी रहा। द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया हैड बीन अ रिसोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैनी क्लैंस एंड इन्वेंडर्स। क्लैंस मतलब होता है वंश, है ना, जैसे जो फैमिली के वंश चलते रहते हैं ना, जैसे बेटे का बेटा फिर बेटे का बेटा, ऐसे क्लैंस और इन्वेंडर्स बहुत सारे रिसोर्सेज में, अपने इंडिया के जो रिसोर्सेज में बहुत सारे अट्रैक्ट, मतलब ऐसे वंश इन्वेंडर्स बहुत सारे फैले। वास्ट रिसोर्सेज रहा अपनी इंडिया में और इन सब से बहुत अट्रैक्ट रहे वो क्लैन से, इन्वेडर से, है ना, अपनी मतलब वंश से। द साखास एंड द हुनास एंड द मंगोल्स इन्वेंशंस आर एग्जाम्पल्स। ये इनके एग्जाम्पल्स है, जैसे द साखास थे, हुनास थे, मंगोल्स थे, ये सब इन्वेंशंस हैं, इनके एग्जाम्पल्स थे। सम ऑफ दिस इन्वेंटर्स आइदर रिटर्न आफ्टर देयर आर डिफीट और बिकम पार्ट ऑफ दिस अ कंट्री ऑफ इंटरमाइग्लिंग ऑफ द सोशल कल्चरल लाइफ। द मुगल्स इस्टेब्लिश्ड माइटी एम्पायर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। मुगल्स, जो मुगल्स लोग थे उन्होंने अपना पूरा शासन फैला लिया था नॉर्थ इंडिया में। ड्यूरिंग द मुगल रूल मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज बिटवीन मुगल्स। जब मुगल का रूल चल रहा था तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे लड़ाइयाँ होती थी, है ना। और किन किन के बीच में होती थी? राजपूत और मुगल्स के बीच में होती थी, सिख्स और मुगल्स के बीच में होती थी, मराठास और मुगल्स के बीच में होती थी। इन लोगों में लड़ाइयाँ इसीलिए होती थी क्योंकि मुगल को ये लोग सब भगाना चाहते थे। कौन? मराठास, राजपूत, जो सिख थे, ये सब क्या करते थे? मुगल को यहाँ से भगाना चाहते थे। ये लोग आ तो गए थे, मतलब इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हो गए थे, शासन फैला रहे थे, तो कोई अपने देश पर आके कोई अपना शासन, दूसरा देश वाला शासन फैला लेगा तो क्या अपन चुप बैठेंगे? आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल पावर मैनी यूरोपियंस पावर केम टू द इंडिया। मुगल पावर के इस्टेब्लिशमेंट के बाद में बहुत सारे यूरोपियन पावर्स भी अपनी इंडिया में आए। द प्रोमिनेंट अमोंग देम वर पोर्टुगीज, द डच, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। इतने सारे प्रोमिनेंट आए थे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज अमोंग देम द ट्रेड एंड आफ्टरवर्ड्स फॉर कैप्चर द पॉलिटिकल पावर। Ultimately, the British emerged successful in establishing their power and signing pacts of the Indian ruler and establishing supremacy over them। मतलब क्या हुआ था? ब्रिटिश जो थे इमर्ज्ड हो गए थे, यहाँ पर सक्सेसफुल हो गए थे यहाँ पर रहने में, और उन्होंने बहुत सारे कुछ साइनिंग पैक्ट्स भी करवाए थे इंडियन रूलर्स के, और जो भी इनका कुछ साइन वाइन का काम था वो भी कराए थे, और यहाँ पर बहुत इस्टेब्लिश हो गए थे एक तरीके से, यहीं पर रुक गए थे। द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस। पर जो हमारी इंडिया के लोग थे वो हमेशा स्ट्रगल करते ही रहे ब्रिटिश को यहाँ से भगाने में और अपनी इंडिपेंडेंस को पाने में। मतलब अचीव मतलब पाना होता है। द पीपल ऑफ इंडिया एक्टिवली टुक पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट एंड अल्टीमेटली अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ 1947। आप लोग भी जानते होंगे कि फिर हमें कब फाइनली इंडिपेंडेंस मिली थी, कब आज़ादी मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। इन द कमिंग चैप्टर्स वी विल स्टडी अबाउट द ग्लोरियस स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। मतलब बहुत सारे आप आगे चैप्टर्स में इतना सारा पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस के बारे में कि कितना स्ट्रगल, मतलब कितना ग्लोरियस स्ट्रगल, कितना यशस्वी स्ट्रगल रहा। मतलब आपको भी एक बहुत अच्छा अपने ऊपर मतलब गर्व होगा कि अपन कितने अच्छे देश में रहते, जहाँ के लोगों ने यहाँ पर कितना कुछ किया और कितना पाने के लिए कितना कुछ, मतलब लोगों ने कितनी मेहनत की। द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। मतलब जब मतलब ये लोग आ ही गए थे, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी भी जो थी वो इंडिया में आ ही गई थी, ठीक है। ब्रिटिश तो पहले से थे ही सही, उसके बाद में क्या हो गए थे? इंडिया के अंदर ये लोग अराइव होने लग गए थे, मतलब आने लग गए थे, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भी आने लग गई थी,
जो यूरोप की कंपनी थी ना वो भी। सम मेजर हैपनिंग इन यूरोप इन द 15th सेंचुरी, एग्जाम्पल्स टर्क्स कैप्चरिंग कॉन्स्टेंटिनोपल्स, रेजिस्टेंस रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री, जो मतलब क्रांतिकारी थे और ये सब थे साइंस और इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो भी जोग्राफिकल डिस्कवर्स थे ये सब भी फैसिनेशन होने लगे थे यहाँ पर, यूरोपियन इंडिया में आने लगे थे। द ट्रेडर्स वर फोर्स टू लुक फॉर द मार्केट एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन लोगों ने, जो ट्रेडर्स ने बहुत फोर्स करा था और मार्केट में इनका रेवोल्यूशन जो था वो बहुत इंक्रीमेंट कर लिया था, बहुत बढ़ा लिया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वास्को डिगामा एंड बार्थोलोम्यू डियाज टुक अप द टास्क ऑफ डिस्कवरी वाटर राउट ऑफ द फार ईस्ट। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। कोलंबस जो अमेरिका में जो डिस्कवर्ड हुआ था कोलंबस, वो कब हुआ था? 1492। आप लोग डेट्स याद रखिए, अगर आप लोगों को कुछ और नहीं समझ में आता है तो आप लोग उस पर इतना फोकस मत करिए, पर जो डेट्स होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, वो ध्यान रखिए। Bartholomew discovered Good Hope in 1487 and Vasco da Gama reached Calicut in the western coast in 1498. King Jamorian welcomed him. King Jamorian ने इन लोगों का वेलकम किया था। पोर्टुगीज इन इंडिया, इंडिया में जब ये पोर्टुगीज आए थे जब के बारे में पढ़ते हैं। वास्को डिगामा अराइवल इन 1498। वास्को डिगामा कब अराइव हो गए थे यहाँ पर, कब आ गए थे? 1498 में इंडिया में। ओपन द डोर फॉर द अदर यूरोपियन ट्रेडर्स, इन लोगों ने क्या करा था, मतलब यूरोपियन ट्रेडर्स का एक तरीके से वो आगमन हो चुका था। द एम्पीरियर्स एंड किंग्स इन इंडिया वेलकम द यूरोपियन ट्रेडर्स, जो एम्पीरियर्स थे, जो राजा थे यहाँ के इंडिया के, उन लोगों ने वेलकम किया था यूरोपियन ट्रेडर्स का। उसके भी बहुत सारे अलग अलग रीजंस थे। पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड। पोर्टुगीज जो है वो फर्स्ट मतलब ऐसा देश है जहाँ पर जो ट्रेड के इंडिया में लैंड करा था उन लोगों ने सबसे पहले, किस चीज़ के लिए? ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। A new era of trade and business developed between two countries after Vasco da Gama arrival in India, है ना। Pedro Alvarez Cabral with fleet of 13 ships reached India in 1500। 13 ships मतलब इन लोगों की यहाँ पर आई थी इंडिया में 1500। द पोर्टुगीज ट्रेडर्स एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स एट कालीकट, इन लोगों के कौन कौन से ट्रेडिंग सेंटर थे उस वक्त? कालीकट था, गोवा था, दमन था, दीव था और हुगली था। टू स्टैब्लिश सुप्रीमेसी ऑन द ट्रेड ऑफ स्पीसीज एंड ब्लैक पेपर, ये काय का ट्रेड करते थे, काय का व्यापार करते थे? स्पीसीज का, काली मिर्ची का, ब्लैक पेपर का। एंड दे फर्स्ट बिल्ट अ फोर्ट एंड कोचिन, इन लोगों ने एक बहुत अच्छा फर्स्ट मतलब कोचिन फोर्ट बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? कोचिन में 1503 में। 1503 में इन लोगों ने एक फोर्ट बनवाया था कोचिन, ठीक है। Francisco da Almeida was appointed the first Portuguese viceroy by Portugal in India in 1505. With the help of Portuguese forces, he took the Diu under his control. The Portuguese viceroy snatched Goa and Yusuf Adil Shah ruler the Bijapur in 1509, and thus Portuguese slowly occupied their hold on Daman, Salsette and Bassein, Mumbai, Hooghly and St. Tom. In this way, Portuguese traders by 1515 had not only the sole control over the Indian trade, but they also started ruling over the coastal areas after annexing. इन लोगों ने सिर्फ अपनी इंडिया के ट्रेड पे ही कंट्रोल नहीं कर लिया था, सारे कोस्टल एरियाज पे भी कंट्रोल कर लिया था। अब जब ये डच जो इंडिया में आया था, मैंने बताया था ना आपको कि ऐसे बहुत सारे देश आए हैं अपने, मतलब जो ब्रिटिश के बाद में कौन कौन से आया था, आपने पहले वाले में पढ़ा था, पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, अपन इन्हीं के बारे में पढ़ रहे कि इन लोगों ने जब ये आए तो इन लोगों ने क्या करा, ब्रिटिश आए थे, डच आए थे, पोर्टुगीज आ गए थे, फ्रेंच वाले आ गए थे, तो इन लोगों ने क्या क्या करा वो पढ़ रहे अपन। द डच वर द रेसिडेंट्स ऑफ हॉलैंड, हॉलैंड के रेसिडेंट्स में क्या है अपना, डच है, ठीक है। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1602 इन हॉलैंड फ्रॉम ट्रेडिंग विथ इंडिया, इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए 1602 में आए थे ये लोग, ठीक है। ईस्ट इंडिया, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द ट्रेड इन इंडिया, कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज बिटवीन द डच एंड पोर्टुगीज। अब भैया लड़ाई किन में होएगी, जब पोर्टुगीज पहले से थे और जब डच आया तो डच में और पोर्टुगीज में क्या था, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था। Soon after, Dutch established trading houses in Coromandel coast, गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जो गुजरात था, बंगाल का एरिया था, बिहार का, उड़ीसा का, यहाँ पर इन्हें अपने ट्रेडिंग हाउसेस वो खोल लिए थे, ठीक है, इस्टेब्लिश कर लिया था। द फर्स्ट फैक्ट्री केम अप एट मछलीपट्टनम, जो इनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कहाँ पर थी, कहाँ पर बनी थी, मछलीपट्टनम में बनी थी। द डच ट्रेडेड चीफली इन स्पाइसेस, इंडिको, रोज सिल्क, लीड, राइस एंड ओपियम।
इन लोगों ने काय का ट्रेड करा था यहाँ पर, स्पाइसेस का करा था, इंडिगो, इंडिगो मतलब नील का करा था, रॉ सिल्क का करा था, सिल्क का कपड़ा आता है ना उसका, लीड का करा था मतलब सीसा, राइस और ओपियम। द मेन डच फैक्ट्री वॉज इज पुलिकेट, जो इनकी मेन जो फैक्ट्री थी डच की वो कहाँ पर थी, पुलिकट में थी। व्हेन दे माइंटेड गोल्ड कॉइन्स, पगोड़ा, वहाँ पर जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं उनको क्या पगोड़ा बोलते हैं। डच इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स एज करेंसी इन इंडिया नॉन एज पगोड़ा, जो डच ने इंट्रोड्यूस करवाया थे गोल्ड कॉइन्स करेंसी में, इंडिया की करेंसी में, उसको क्या बोलते थे, पगोड़ा बोलते थे। द एंट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रूव्ड टू बी फैटल ब्लो टू द डच कंपनी इन इंडिया। English and Dutch fought a battle of Vedara in 1759 in which Dutch were defeated and lost their forces and their trade received a major setback। क्या हुआ था जब पोर्टुगीज और डच के बीच में लड़ाई हुई थी तो डच क्या हुए थे, डिफीट हो गए थे और उनने मतलब डिफीटेड मतलब हो गए थे मतलब हार गए थे और उनने अपने सारे जो फोर्सेस थे वो ख़त्म कर दिए थे, ठीक है। स्लोली द इन्फ्लुएंस ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एंड इन इंडिया, मतलब इन लोगों का ख़त्म हो गया था। डच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी पोर्टुगीज ने इनको हरा दिया था और इन लोगों को यहाँ से भागना पड़ा था और पूरा जो इनका इंडिया में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी अपने इस्टेब्लिश करा था वो सब ख़त्म हो गया था। फिर भैया ब्रिटिश आई। ब्रिटिश ने क्या करा, लाइक अदर यूरोपियन नेशंस द ब्रिटिशर्स वर ऑल्सो कीन टू बी ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया, इंडिया से ट्रेड रिलेशंस इसके मतलब ब्रिटिश के यूरोपियन नेशंस के और ब्रिटिश के थे, ठीक है। द लीडिंग कैपिटलिस्ट इन दी ब्रिटिश द फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 दिसंबर 1600, जो ब्रिटिश की मतलब जो कंपनी फॉर्म्ड हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 में। क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इशूड अ चार्टर प्रोवाइडिंग 15 ईयर्स मोनोपोली इन ट्रेडिंग, जो क्वीन एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की क्वीन थी, उनने इन्हें चार्टर मतलब प्रोवाइड करी थी, राजपत्र प्रोवाइड करा था 15 सालों का। मोनोपोली, मोनोपोली मतलब होता है एकाधी अधिकार के, मतलब आप अपने व्यापार पे यहाँ पर आराम से 15 सालों तक व्यापार करें, इन्हें राजपत्र दे दिया था। किसने दिया था, क्वीन एलिजाबेथ ने। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप कैप्टेन बाय हॉकिंस रीच्ड इन इंडिया इन 1608, जो फर्स्ट ब्रिटिश शिप आई थी हॉकिंस के द्वारा वो कब आई थी, 1608 में इंडिया में आई थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्पीरियर जहांगीर। जब यहाँ के जो रूलर थे, जो मतलब यहाँ के राजा थे मुगल एम्पीरियर, वो कौन थे, जहांगीर थे। अब फ्रेंच आई थी, ठीक है। द इंडो ओरिएंटल कंपनी, जो फ्रांस की कंपनी थी, जो इंडो ओरिएंटल कंपनी थी वो फ्रांस की कंपनी थी, वॉज फॉर्म्ड इन 1664 इन फ्रांस, 1664 में फॉर्म्ड हुई थी फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया, इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। अब फ्रेंच डेलीगेशन अंडर फ्रांसिस कैरन सेट आउट ऑफ इंडिया इन 1667 एंड दे इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत। इनका सबसे पहले फर्स्ट जो फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर था वो कहाँ था, सूरत में था। 1668 की बात कर रहे हैं अपन। द फ्रेंच सेटअप ट्रेडिंग सेंटर्स एट मछलीपट्टनम इन 1669, मछलीपट्टनम में इनका दूसरा ट्रेडिंग सेंटर था 1669 में। पौंडीचेरी में था 1673 में। चंद्रनगर में था जो बंगाल में आता है उनमें 1690 से 92 में। द फ्रेंच कंपनी बिल्ड फोर्ट लुइस एट पौंडीचेरी फॉर वार डिवांस, मतलब जो ये लड़ाइयाँ होती थी ना उस टाइम की बात है, जो फ्रेंच कंपनी ने एक फोर्ट बिल्ड करवाया था लुइस, है ना, एट पौंडीचेरी में, ठीक है। पौंडीचेरी में कौन सा फोर्ट करवाया था, लुइस फोर्ट बिल्ड करवाया था फ्रेंच कंपनी ने। थे फोकस्ड ओनली इन मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग इन इंडिया, सबसे ज़्यादा फोकस क्या था इनका कि बस हमें प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है, ट्रेड करके व्यापार करके इंडिया के साथ में। फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स एंड टू डिसिसिव स्टेप्स, डुप्लेक्स एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन फ्रेंच hold in India started a rivalry with British East India Company and the French had to suffer defeat in the war and ultimately they started packing up from the India। इन लोगों ने मतलब डिफीट करा, मतलब बहुत लड़ाइयाँ करी, बहुत सारे वार करे, है ना, युद्ध करे, एंड अल्टीमेटली दे स्टार्टेड पैकिंग अप फ्रॉम इंडिया। फिर भी इनको एंड में क्या करना पड़ा, यहाँ से इंडिया से पैकअप करना पड़ा और जाना ही पड़ा। फिर एट डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पीरियर एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, द मुगल एम्पीरियर वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय बाबर इन 1526। जो मुगल एम्पीरियर है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1526 में। किसने करा था, बाबर ने। इट गेन्ड स्टेबिलिटी, अर्नड फेम एंड बिकम पावरफुल बाय द एफर्ट्स ऑफ अकबर, बिगेन टू आफ्टर द डेथ ऑफ एम्पीरियर औरंगजेब, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा एफर्ट्स किसने करे थे उस टाइम, अकबर ने। बिगेन टू डिसइंटीग्रेट एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एम्पीरियर औरंगजेब, किसकी, औरंगजेब की डेथ के बाद में।
द सक्सेसर्स वर एट वार to acquire the throne of Mughal Empire. The claimants and of the throne took help the chieftains of the empire. Consequently, Mughal emperors has to concede to the demands of chieftains and amirs. क्या होता था, मुगल एम्पीरियर्स जो थे वो इनकी किसकी डिमांड सब कंसीड करते थे, किसके, चीफ्टन्स के और आमिर्स की सुन लेते थे मतलब बातें. एंड द लेटर मुगल एम्पीरियर्स वर सिंपली पुपेट रूलर्स इन देयर हैंड्स. और जो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जो मुगल एम्पीरियर्स थे वो इनके क्या हो गए थे, पुपेट रूलर्स हो गए थे. पुपेट रूलर मतलब होता है ना कि दूसरों के कहनों पे सिर्फ नाचना, कि जो मतलब वो बोल रहा है वही करना है. एंड दे कुड नॉट चेक द डिक्लाइन ऑफ द एम्पीरियर. ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द मुगल एम्पीरियर सेवरल स्टेट्स जैसे बंगाल है, हैदराबाद है, अवध है, पंजाब है, भरतपुर है, द रीजन फ्रॉम पुणे टू ग्वालियर हेडेड बाय द मराठास, मैसूर एंड कर्नाटका बिकम फुली इंडिपेंडेंट. ये सब क्या हो गए थे उस टाइम, फुली इंडिपेंडेंट हो गए थे. दिस स्टेट्स ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फॉल ऑफ द मुगल एम्पीरियर. मतलब ये जो सारे स्टेट्स थे इनका बहुत सारा अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट रहा था मुगल एम्पीरियर को गिराने में, ख़त्म करने में. अटैक्स फ्रॉम रूलर्स लाइक नादिर शाह ऑफ ईरान एंड अफगान ruler Ahmad Shah Abdali sounded the death of knell of Mughal Empire. The British took full advantage of this political chaos and crisis. ब्रिटिश ने इसका पूरी तरीके से एडवांटेज उठाया था, प्रॉफिट उठाया था कि मतलब ये लोग भी यहाँ से, मुगल भी यहाँ से चले जाए. ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया एंड बिजनेस राइवलरी. जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था इंडिया के साथ में और बिजनेस राइवलरी क्या थी वो पढ़ते हैं. The East India Company was formed under a 15-year charter issued by Queen Elizabeth of Britain on 31st December 1600 from trade with India and the Eastern countries. आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी, 15 साल का राजपत्र दे दिया था. किसने दिया था, क्वीन एलिजाबेथ ने दे दिया था, जो ब्रिटेन की थी. उसने क्या बोला था, 31 दिसंबर 1600 को दिया था. किसके लिए, व्यापार, इंडिया के साथ व्यापार कर सकते हो आप ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ. द चार्टर ऑल्सो एम्पावर्ड द कंपनी ऑफ वेज वार साइन पैक्ट. और सारे साइन पैक्ट्स हो गए थे, सारे लॉज बता दिए थे, मोनोपोली कर दी थी इनकी, मतलब एकाधि अधिकार कर दिया था. द ईस्ट इंडिया कंपनी was formed by a few British capitalists and joined the trade. The prime aim of the company was to earn more and more profit. इनका सबसे मेन एम क्या था कंपनी का, कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करें, प्रॉफिट कमाएं. द ब्रिटिश बिलीव दैट अर्निंग प्रॉफिट बाय हुक और क्रूक, मतलब सही या गलत तरीके से, किसी भी तरीके से बस हमको पैसा कमाना है. और ब्रिटिश को ये एनालाइज्ड हो गया था कि जो पॉलिटिकल वीकनेस है इंडिया की वो बहुत कम है और हमें कुछ भी मतलब सही तरीके से या गलत तरीके से, कैसे भी तरीके से हमें बस पैसा कमाना है और यहाँ से कुछ भी करके प्रॉफिट अर्न करना है. अर्लियर एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी ऑफ करप्ट एंड ग्रीडी. करप्ट मतलब होता है भ्रष्टाचार और ग्रीडी मतलब होता है लालची. मतलब करप्ट और ग्रीडी थे ये लोग, कितने एम्प्लॉयज़ जो थे. और दे एक्सेप्टेड ब्राइब, ये लोग उपहार में क्या लेते थे, ब्राइब लेते थे. एंड देयर अटेंशन वॉज टू अर्न एज मच मोर मनी एज पॉसिबल. इनको जितना पैसा मिले बस ये लोग यही सोचते थे कि हमें यहाँ से प्रॉफिट कमाना है. एक्सपांशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया. किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में फेल गया था. तो अपन जो एक्सपांशन पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड चालू करने के लिए इंडिया में बिज़नेस तो अपना फैलाया था, बट वो फेल्ड हो गए थे अपना इस्टेब्लिश यहाँ पर बिज़नेस जमाने के लिए. जहांगीर ने उन्हें परमिशन दी थी कंपनी ओपन करने के लिए सूरत में 1613 में. और सर थॉमस रॉय जो थे उनने सेंट इनवा ऑफ द किंग जेम्स को भेजा था टू इंडिया मीट एंड किससे, मुगल एम्पीरियर से मिलने के लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए. सर थॉमस रॉय सेंट इस मुगल कोर्ट बिटवीन 1615 टू 1619, 1615 से 1619 के बीच में ये सारा ट्रेडिंग पर्पस, ट्रेडिंग बिजनेस रहा. ही गॉट अप्रूवल फ्रॉम जहांगीर टू स्टैब्लिश बिजनेस सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मुगल एम्पीरियर. उनने किससे अप्रूवल लिया, जहांगीर से अप्रूवल लिया. तो उन्होंने स्टैब्लिश बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, जमाने के लिए डिफरेंट पार्ट्स में मुगल एम्पीरियर्स को, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में बिजनेस फैलाने के लिए जगह चाहिए. एंड सून ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन बिजनेस. फिर क्या करा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिजनेस ओपन करा. कहाँ कहाँ पर, सूरत में, आगरा में, अहमदाबाद में और भरूच में. व्हेन एम्पीरियर चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड वॉज मैरिड टू प्रिंसेस. जो एम्पीरियर थे चार्ल्स सेकेंड, उनकी इंग्लैंड के उनकी प्रिंसेस से, जो इंग्लैंड की ही प्रिंसेस थी
उनसे उनकी मैरिज हुई। कैथरीन ऑफ अ पोर्टिक्यूल इन 1668। द ब्रिटिश गॉट मुंबई, बॉम्बे एंड डाउरी, और उनने क्या दिया था दहेज में पूरा मुंबई का जो भी राज शासन था, जो पूरा मुंबई था, वो पूरा उन्हें डाउरी में सौंप दिया था। मुंबई कैम अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। मुंबई किसके अंडर में आ गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था। फॉर जस्ट 10 पाउंड्स एनुअल रेंट, जिसका रेंट जो था, एनुअल रेंट था, वो कितना था? 10 पाउंड था। मुंबई वॉज मेड हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न कोस्टल बिजनेस। वेस्टर्न कोस्टल बिजनेस का हेडक्वार्टर क्या था? मुंबई था। और उसका सेंटर क्या था? 1687 में सूरत था। On the eastern coast areas, the company established business centers in Machilipatnam, Madras, Chennai, Bangalore, Hooghly, Patna, and Kasim Bazar. The company made desired benefits in trading in the areas and between the east and west coastal areas. The company built forts in Mumbai. कंपनी ने बहुत सारे बड़े बड़े फोर्ट्स, बहुत सारे किले बनवाए मुंबई में, कैलकाटा में, और बहुत सारे अरेंजमेंट्स करे। इन 1717 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्हें इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ मिली मुगल एम्परर से। जॉन सरमन ने और विलियम हैमिल्टन ने पेड करा वहाँ पर कर्टसी एम्पीरियर के द्वारा। द एम्पीरियर वॉज सीरियसली इल। द एम्पीरियर गॉट क्योर्ड आफ्टर फॉलोइंग टू द एडवाइस ऑफ विलियम हैमिल्टन। An elated emperor issued 3 decrees providing a lot of facilities to the company. The company earned the right to trade in Bengal. कंपनी ने क्या करा? वहाँ पर बंगाल में ट्रेड चालू करा विदाउट पेइंग टैक्सेस, कोई टैक्स नहीं दिया, और उनका एनुअल पेमेंट कितना था? 3000. The company was permitted to hire areas near Calcutta. The company dues were waived off Hyderabad provinces. The coins minted by the company in Mumbai were in circulation in the entire Mughal Empire. Thus, the company business and supremacy increased by leaps and bounds in India. मतलब इनने अपना पूरी तरीके से मुंबई में जो बिज़नेस था वो फैला लिया था, और बंगाल में फैलाया था। उसका ये एनुअल पेमेंट कितना देते थे? 3000 देते थे। और कंपनी ने इन्हें परमिटेड ले लिया था, और इन्हें कैलकाता में भी अपना बिजनेस फैला लिया था। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड कार्नेटिक वार्स। अपन एंग्लो फ्रेंच राइवलरी पढ़ते हैं और कार्नेटिक वार पढ़ते हैं। एंग्लो फ्रेंच ट्रेडिंग राइवलरी सून टर्न इनटू वार। जो एंग्लो फ्रेंच की ट्रेडिंग राइवलरीज थी वो काय में टर्न हो गई थी? काय में कन्वर्ट हो गई थी? वार में, मतलब लड़ाई झगड़ों में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द रिसोर्सेज एंड पावर्स ऑफ बोथ बिफोर स्टडिंग द वार्स दैट इंश्योर्ड बिटवीन द टू। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी। वेयरएज जो फ्रेंच कंपनी थी वो किसके कंट्रोल में थी? फ्रेंच गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फ्री टू टेक डिसीजंस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लिया, और वेयरएज फ्रेंच कंपनी जो थी वो किसके कंट्रोल में थी? फ्रेंच गवर्नमेंट के। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फ्री टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग इट्स पावर एंड बिजनेस। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री थी, मतलब उनको कोई रोक नहीं सकता था। फ्रेंच कंपनी हैड टू सीक परमिशन। फ्रेंच कंपनी को क्या रहना पड़ता था? परमिशन लेनी पड़ती थी सारे मैटर्स के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट से। द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द ब्रिटिश कंपनी वर्कड हार्ड। जो ब्रिटिश कंपनी के ऑफिसर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो उनका वर्क बहुत अच्छा था विद डिवोशन, बट इट वॉज नॉट इन द क्रेज विद द फ्रेंच कंपनी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस ओवर द एरिया वॉज ऑल्सो वाइड। French company had only an important trading center in Pondicherry, whereas British company had several important trading centers. मतलब जो फ्रेंच कंपनी थी उनको क्या इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर मिला था? सिर्फ पौंडीचेरी सेंटर मिला था। और जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्हें बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स मिले थे। कौन कौन से मिले थे? जैसे फ्रेंच कंपनी जो थी वो बहुत बिजी थी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, फैलाने के लिए, अपना ट्रेड जमाने के लिए। बोथ मेनली कंसनट्रेटेड ऑन वेस्ट और ईस्ट पार्ट, मतलब वेस्ट और ईस्ट पार्ट में ये लोग कंसनट्रेटेड थे। बोथ हैड सिमिलर एंड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर राइवलरी फाइनल एंडेड इन वार। इनकी जो मतलब एंड में राइवलरी हुई तो मतलब वो एंड में वार से ही ख़त्म हुई, मतलब लड़ाई झगड़ों से ही ख़त्म हुई। द कार्नेटिक वार एंड द रिजल्ट। अब कार्नेटिक वार तो उसका रिजल्ट क्या रहा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी वर मेकिंग एफर्ट्स टू गेन बेनिफिट्स एंड एक्सपांड देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। दोनों के ही क्या एफर्ट्स थे कि हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमाएं, बहुत ज़्यादा पैसा गेन करें। बोथ ट्राई टू सरप्रास ईच अदर बाय परचेसिंग इंडियन गुड्स एट लोवेस्ट प्राइस। मतलब वो उनका क्या मतलब था कि जो हम इंडियन गुड्स खरीदें यहाँ से बहुत कम प्राइस में ख़रीदें, और वहाँ जाके हमारे देश में उसको बहुत ज़्यादा भाव में बेचें।
बोथ कंपनीज वर एम्बिशियस एंड कॉन्स्टेंट स्किरमिशेस मतलब होता है झड़प, तो टू प्लेस टू थ्रो ईच अदर ऑफ इंडिया, मतलब ये दोनों ही यही चाहते थे कि मतलब हम यहाँ से सब लोवेस्ट प्राइस में खरीदेंगे और यहाँ से इंडियन गुड्स जो है वो बहुत चीप से चीप रेट में लें। देयर वार्स वॉज नोन एज कार्नेटिक वार, इन्हीं वार को क्या नाम दिया गया था, कार्नेटिक वार नाम दिया गया था हमारी इंडियन हिस्ट्री में। वर फॉट बिटवीन द टू कंपनीज, इन जो दो कंपनी के बीच में जो वार होती है उसको कार्नेटिक वार बोला जाता है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार कब हुई थी, 1746 से 1748 के बीच में। कार्नेटिक वंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पीरियर हैड बिकम इंडिपेंडेंट, अगर ये मुगल एम्पीरियर का कंट्रोल जो है वो हमारे पास से ख़त्म हो जाता तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते। सिचुएटेड बिटवीन चेन्नई एंड पौंडीचेरी वॉज द कैपिटल टाउन ऑफ कार्नेटिक। French and English were on opposite sides in the 1744 War of Australian Succession in Europe. The war had telling effect on India too. Animosity began to rise between the English and French company in India. French governor Dupleix slew the Nawab of Anwaruddin of Carnatic in his favor. द फ्रेंच फोर्सेस टू कंट्रोल ओवर द, जो फ्रेंच के जो सारे फोर्सेस थे वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो गए थे ब्रिटिश फोर्ट पे, जो ब्रिटिश फोर्ट कहाँ था, मद्रास में। व्हेन द नवाब ऑफ कार्नेटिक डिमांडेड द मद्रास फोर्ट, अब जो नवाब थे यहाँ के कार्नेटिक के वो किसकी डिमांड कर रहे थे, मद्रास फोर्ट की डिमांड कर रहे थे। दिस लेड बोथ साइड्स टू वार्स एंड कार्नेटिक नवाब वॉज डिफीटेड इन 1748। 1748 में क्या हुआ, रिस्टोर करा फ्रांस और जो ब्रिटेन, जो यूरोप के अंदर जो ब्रिटेन है, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में कॉन्सिक्वेंटली रिस्टोर करा दो कंपनीज जो इंडिया की थी, उस तरीके से मतलब ये लोग झगड़ा ना करें और आगे इनकी वार को ना बढ़ाए। जो तो मद्रास फोर्ट था वो किसके हैंडेड कर दिया था, इंग्लिश कंपनी के हैंडेड कर दिया था। ऑल्दो पीस वॉज रीस्टोर्ड बिटवीन द टू, द वार गेव बर्थ टू न्यू थिंग्स, अब जो ये लड़ाइयाँ थी वो बहुत सारी नई चीज़ों को पैदा कर रही थी। विद द डिफीट ऑफ कार्नेटिक नवाब सुप्रीमेसी ऑफ यूरोपियन सिस्टम ऑफ वार वॉज इस्टेब्लिश्ड, इसे क्या क्या इस्टेब्लिश होने लग गया था, यूरोपियन सिस्टम, कार्नेटिक नवाब। The European companies came to know that with the further increase in internal political Indian states politics supremacy to could establish further. This was also sharp mutual rivalries and between the two companies, इसमें बहुत सारे म्यूचुअल राइवलरीज हो रही थी, मतलब बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही थी दोनों कंपनी के बीच में। द सेकेंड कार्नेटिक वार, द सेकेंड कार्नेटिक वार कब से कब तक थी, 1748 से 54 तक। फर्स्ट कब से कब तक थी वो इम्पॉर्टेंट है, सेकंड कब से कब तक थी ये इम्पॉर्टेंट है। अ बैटल बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी वॉज फॉट ओवर द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद एंड कार्नेटिक। अब दोनों के बीच में जो बैटल हो रही थी, जो लड़ाइयाँ हो रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और फ्रेंच कंपनी के, तो क्वेश्चन यही उठ रहा था कि हैदराबाद और कार्नेटिक का जो थ्रोन है वो कहाँ जाएगा। फ्रेंच कंपनी ने क्या डिक्लेयर कर दिया था कि मुजफ्फर जंग जो रूलर हैदराबाद के हैं, जो जहाँ के राजा, हैदराबाद के राजा कौन थे, मुजफ्फर जंग, और चांद साहिब जो कार्नेटिक के हैं। वेयर इज ब्रिटिश कंपनी वॉज सपोर्टिंग मोहब्बत अली इन कार्नेटिक एंड नासिर जंग इन हैदराबाद। अल्टीमेटली द वार ब्रोक आउट, एंड में क्या हुआ, जो ये वार थी वो ख़त्म हुई। नासिर जंग वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन द वार, जो नासिर जंग थे वो डिफीट हुए गए और इस वार में, इस लड़ाई में मारे गए। और जो मुजफ्फर जंग थे, अ सम ऑफ 50,000 पाउंड वॉज जागीर वर्थ ऑफ 10,000 अ ईयर टू अ फ्रेंच कंपनी। फिर जो मुजफ्फर जंग थे ये 10,000 रुपये पर ईयर फ्रेंच कंपनी से लेने लगे विद देयर हेल्प इन दी वार, और इन्हें पूरी वार में मतलब ये जीत गए। और जो नासिर खान थे उन्हें इन्हें नासिर जंग को किल्ड कर दिया, मार दिया। अंडर रॉबर्ट क्लाइव अ यंग क्लर्क इन दी कंपनी ब्रिटिश फोर्स बिसाइड एग्रकोट, बिसाइड मतलब होता है घेर लिया था, कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो यंग क्लर्क थे कंपनी के, जो यंग क्लर्क थे वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। ब्रिटिश के सारे फोर्सेस को इनने घेर लिया था। चांद साहिब वॉज किल्ड इन वार, जो चांद साहिब भी थे उनको भी इन्हें वार में, लड़ाई में मार दिया था। द होल कार्नेटिक केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश कंपनी, अब पूरी कार्नेटिक जो थी वो किसके कंट्रोल में आ गई थी, ब्रिटिश के। दस द इंग्लिश कंपनी इस्टेब्लिश सुप्रीमेसी इन कार्नेटिक एंड फ्रेंच मेंटेन देयर आर्मी इन हैदराबाद, इनने फिर अपनी जो भी आर्मी थी वो हैदराबाद में जमा ली थी। और जो निज़ाम थे उन्हें अलाउड कर दिया था कि सबसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, सबसे टैक्स कलेक्ट करना है। दिस न्यू मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल दैट बाय मेकिंग द इंडियन रॉयल्टी पे टू मेंटेन द फॉरेन आर्मी केम इनटू प्रैक्टिस, फिर इन्हें रॉयल्टी मतलब वहाँ से पैसा लेना चालू कर दिया था। द थर्ड कार्नेटिक वार, द थर्ड कार्नेटिक वार कब से कब तक थी,
1756 से 1763 तक। द फाइनल फेज ऑफ द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड व्हेन द 7 ईयर वॉज ब्रोक आउट द यूरोप। 7 साल तक ये लड़ाई चली, उसके बाद में ख़त्म हुई। इन द वार ऑफ वंदी वॉश इन 1760, जो वंदी वॉश में जो वार हुई थी 1760 में, फ्रेंच वर डिफीटेड। उसमें क्या होता, फ्रेंच हार गए थे फ्रेंच, जो और ब्रिटिश कंपनी इमर्ज हो गई थी और ब्रिटिश कंपनी जीत गई थी उस वार में। द इंग्लिश हु वर ऑलरेडी इन पावर ऑफ कार्नेटिक आउटसाइड फ्रेंच फ्रॉम हैदराबाद एंड दस ऑल द टेरिटरी, सारा राज्य किसके अंडर में आ गया था, फ्रेंच का और इन सब का ब्रिटिश कंपनी के। द ड्रीम ऑफ फ्रेंच कंपनी टू गेन पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया एंड केम टू द एंड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके लिए तो नए डोर मतलब नए दरवाजे ओपन हो गए थे और उनने नया बिजनेस पूरी तरीके से इंटायर इंडिया में जमा लिया था। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट बंगाल से कैसे हुआ था, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, ठीक है। तो अलवर्दी खान जो थे, जो बंगाल नवाब ऑफ बंगाल थे, मतलब बंगाल के नवाब थे अलवर्दी खान, 1740 में ही वॉज एन एबल एंड डिप्लोमेटिक रूलर, ये डिप्लोमेटिक रूलर थे। ये डिसलाइक द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंग्लिश, इन्हें इंग्लिश की कोई भी एक्टिविटीज़ को पसंद नहीं करते थे। ये किसके अगेंस्ट थे, कलकत्ता के अगेंस्ट थे, बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के बिसारगिंग में आया था, मतलब उनको घेर लिया था। ये डाइड इन 1756, 1756 में इनकी डेथ हो गई थी। जो सिराज उद्दीन ला जो थे वो वहाँ के नवाब ऑफ बंगाल बन गए थे। शौकत जंग सन ऑफ घसीती बेगम, जो घसीती बेगम के सन थे शौकत जंग, वो एल्डेस्ट डॉटर उनकी कौन थी, अलीवर्दी खान थी, एंड वांटेड टू बी नवाब एंड गॉट सपोर्ट फ्रॉम दीवान राजवल्लभ। मीर जफ़र द ब्रदर इन लॉ ऑफ अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान के जो ब्रदर इन लॉ थे वो कौन थे, मीर जफ़र। एंड आर्मी चीफ ऑल्सो वांटेड टू कम ऑफ नवाब। ऑल दिस अंडर ब्रिटिश पैट्रोनेज वर फैनिंग कॉन्स्पिरेंसीज। नवाब ऑफ सिराजुद्दीन was annoyed due to fortification of Calcutta by the British. द ब्रिटिश वर ट्रेडिंग इन बंगाल, जो ब्रिटिश ने सारा जो ट्रेड था वो बंगाल में फैला लिया था बिना किसी टैक्स के, और वो कोई भी टैक्स नहीं दे रहे थे। नाउ द नवाब वॉज ऑन हिज वे टू कैलकत्ता। गवर्नर ड्रेक लेफ्ट कैलकत्ता विद ट्रेडर्स, जो गवर्नर जो थी वहाँ की वो सब ट्रेडर्स कैलकत्ता से उन्हें हटा लिया था, और जो वुमेंस थे, जो चिल्ड्रंस थे, एंड नवाब टू कंट्रोल ऑफ कैलकत्ता, सारा जो भी कंट्रोल था नवाब के हाथ में आ गया था कैलकत्ता का। 22 जून 1756 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर, अलीनगर की क्या ट्रीटी थी, आफ्टर द फॉल ऑफ कैलकत्ता, जब उन्हें फॉल मतलब ख़त्म करना, जब वो ये कैलकत्ता का जो भी सब राज शासन था वो जब ख़त्म हो गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव लेड एन आर्मी टू बंगाल। तो जो सारी जो रॉबर्ट क्लाइव इनकी आर्मी संभालते थे बंगाल की, क्लाइव इन ए स्मॉल वार इन 1757 रिकॉन्क्रेट कैलकत्ता एंड द नवाब वॉज डिफीटेड इन द वार। उनने उसमें क्या करा था, नवाब को हरा दिया था। एंड ब्रिटिश कंपेल्ड, मतलब ब्रिटिश क्या हो गई थी, मजबूर हो गई थी नवाब की बातें मानने के लिए और नवाब की सारी डिमांडें मानने के लिए। बैटल ऑफ प्लासी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ अलीनगर मोस्ट ऑफ द इंग्लिश डिमांड्स वर फुलफिल्ड, बहुत सारी जो उनकी इंग्लिश डिमांड्स थी वो बहुत सब कुछ फुलफिल होने लगी थी। एंड दे वांटेड टू कंट्रोल बंगाल, उन्होंने पूरा बंगाल पे कंट्रोल कर लिया था। दे इंडल्ड एंड इट्रायूजीस, इंडल्ड मतलब होता है खुश करना और इट्रायूजीस मतलब होता है प्लान्स बनाना। क्लाइव ऑक्यूपाइड फ्रेंच कॉलोनी चंद्रनगर एंड नवाब कुड नॉट स्टॉप हिम। क्लाइव ने क्या ऑक्यूपाइड करा था, फ्रेंच कॉलोनी बनाई थी चंद्रनगर में और नवाब उन्हें मना भी नहीं कर सकते थे। क्लाइव मेड अ सीक्रेट पैक्ट विद मीर जाफर, क्लाइव ने किसके साथ सीक्रेट पैक्ट बनाए थे, मीर जाफर के साथ। हु वॉज रिप्लेस सिराजुद्दीन ला, जो किसके इसमें रिप्लेस हो गया था, सिराजुद्दीन ला के, जो नवाब थे बंगाल के। आफ्टर द कॉन्स्पिरेंसी, कॉन्स्पिरेंसी मतलब होता है बहाने बनाना। प्रीटेस्ट शाजी से करी थी, बहाने बनाए थे उनने कि ये वार हम कैसे जीत सकें। नवाब वॉज एक्यूज्ड ऑफ द डिसऑनरिंग ट्रीटी ऑफ अलीनगर एंड सून आर्मी अंडर क्लाइव सेट आउट ऑफ मुर्शिदाबाद। अ बैटल बिटवीन नवाब एंड ब्रिटिश फोर्स वॉज फॉट एंड प्लासी ऑन 23 जून 1757। जो बैटल है इसका नवाब का और ब्रिटिश का, ये सब फोर्ट कायम, कब लड़ाई हुई थी इसकी, प्लासी की 23 जून 1757 में। जो इसका मेजर पार्ट था वो सबसे ज़्यादा पार्ट इसमें नवाब की आर्मी का ही था। लेड बाय द ट्रेटर्स, ट्रेटर्स मतलब होता है गद्दार। मीर जाफिर और राई दुर्लभ एंड यार लतीफ़ डिड नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली
इन द बैटल ऑफ एंड सो द नवाब वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द मीरान। जो मेन मतलब इसके जो ट्रेटर्स थे मेजर पार्ट में, जो मीर जाफिर थे, राय दुर्लभ थे, इनने एक्टिवली कोई पार्टिसिपेट नहीं करा था इस बैटल में, इतना ध्यान नहीं दिया था। तो जो नवाब थे वो डिफीट हो गए थे, हार गए थे, और उन्हें मीरान के द्वारा वो उनकी हत्या हो गई थी। और जो उनके सन थे मीर जाफर, द बैटल ऑफ प्लासी हैड नो इंटरफेरेंस बट इट वॉज वारा इमंस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये बैटल ऑफ प्लासी का मतलब एक ही मतलब था कि इन लोगों ने वार सिर्फ इसलिए करी थी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस लेने के लिए। द नवाब बंगाल अ प्यूपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश के हैंड्स के प्यूपेट बन गए थे जो भी ये नवाब थे। The political life of Bengal came under the control of the British. The Battle of Plassey in the way of British to loot Bengal. He allowed British to trade tax free in Bengal. इनने क्या करा था, अलाउ कर दिया था ब्रिटिश को कि जो टैक्स फ्री है, मतलब बंगाल को टैक्स फ्री कर दे, बिहार को भी और उड़ीसा को भी। बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ था। फर्स्ट क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी, सेकेंड हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द कंपनी यूज्ड मीर जाफिर एज अ गोल्डन सैक इनटू विच दे कुल डीप देयर हैंड्स एट प्लेजर। सैक मतलब होता है लूटना, मतलब जो भी गोल्डन सैक थे, जो भी सारा गोल्ड था वो वहाँ से लूट लिया था। एंड द ट्रेजरी वॉज एम्प्टीड, और उनकी जो सारा खजाना था वो ख़त्म हो गया था। और उनकी डिमांड क्या थी, इसको और बढ़ाने की, मतलब उनका जो भी राज शासन है उसको और बढ़ाने की उनकी डिमांड थी। जो भी वहाँ के ऑफिशियल्स थे, एजेंट्स थे, वो वहाँ के एक्सप्लॉइटेड हो गए थे, मतलब सब ठगा गए थे। जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, क्राफ्ट्समैन थे, तो वो क्या करने लगे थे, सारे गुड्स को चीपर रेट में ख़रीदने लग गए थे और बहुत महंगे भाव में बेचने लगे थे। उन्होंने वहाँ से बहुत प्रॉफिट कमाया। जो नवाब थे मीर जाफर डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू टेक डिसीजन इन फेवर ऑफ स्टेट इंटरेस्ट एंड ही वॉज डिपोज्ड टू सन इन लॉ ऑफ मीर कासिम वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। जो वहाँ के सन इन लॉ मीर कासिम थे वो कहाँ के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे। मीर कासिम रियलाइज्ड हिज पोजीशन ऑफ उत्तर डिपेंडेंस ऑन द ब्रिटिश कंपनी। जो मीर कासिम थे उन्हें रियलाइज हुआ था पूरी तरीके से डिपेंडेंस हो गई थी उनकी ब्रिटिश कंपनी की। ही बिगेन टू कंसोलिडेट पावर, उन्हें फिर क्या मिल गई थी, कंसोलिडेट पावर मिल गई थी, मतलब पावर मिल जाना, ठीक है। कंसोलिडेट मतलब होता है उन्हें पावर मिल गई थी। ही डिसमिस लॉयल ऑफिशियल्स ऑफ इंग्लिश, ही बिल्ट अ न्यू मिलिट्री सेटअप एंड अबॉलिश द कस्टम ड्यूटीज़। इनने न्यू मिलिट्री सेटअप कर लिया था और सारी कस्टम ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी थी। दिस स्टेप्स प्रूव डिजास्टर्स फॉर द कंपनी, मतलब ये जो स्टेप थी बहुत विनाशकारी थी कंपनी के लिए। फाइनली इन द बैटल 1763, जब फाइनली ये कब बैटल हुई, 1763 में, मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी फोर्स एंड फ्लेड टू अवध। द नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड शाह आलम द फग्निटिव मुग़ल एम्पीरियर। जो फग्निटिव मतलब होता है कि जिसको हम भगोड़ा बोलते हैं ना, मतलब जो मुग़ल एम्पीरियर थे ये वहाँ से भग गए थे। एंड टेकन टू रिफ्यूज इन अवध, इनने अवध छोड़ दिया था। द थ्री अलाइज क्लेश्ड विद द कंपनी आर्मी एट बक्सर ऑफ 23 अक्टूबर 1764 एंड दे वर डिफीटेड। उसके बाद इनने इनको हरा दिया था। सिराजुद्दीन ला और शाह आलम जो 1765 में ट्रीटी विथ क्लाइव, मतलब ये क्लाइव के साथ क्लाइव की शरण में आ गए थे। ट्रीटी विद द नवाब ऑफ अवध इलाहाबाद ट्रीटी मतलब होता है संधि, मतलब इनकी पार्टनरशिप थी किसकी, अवध की और इलाहाबाद की। द इंग्लिश वर टू गेट ₹50 लाख एज कंपनसेशन फॉर वार एंड अवध वॉज रिटर्न टू बी नवाब। जो मतलब ये लोग इतनी बड़ी बड़ी वार करते थे, लड़ाई करते थे, तो उसमें इनका बहुत नुकसान होता था, मतलब 50 लाख का जो इनका नुकसान हुआ था। और इन्हें फिर अवध को वापस से वो रिटर्न करे थे टू द नवाब के द्वारा। नवाब ऑफ अवध कंसीडर्ड इलाहाबाद, कारा एंड एडजॉइनिंग एरियाज टू मुगल एम्पीरियर शाह आलम। इन लोगों ने स्वीकार करा था कि इलाहाबाद, कारा और जो सारे एरिया से पास के वो सब शाह आलम के अंडर में है। द ब्रिटिश वर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर चुन्नार फोर्ट, और जो चुन्नार फोर्ट था उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिश ने। द ब्रिटिश वर हैव टू राइट टू टैक्स फ्री ट्रेड इन द टेरिटरी ऑफ अवध। अवध के आसपास के टेरिटरी में, मतलब अवध के आसपास के जितने भी राज्य हैं उनने टैक्स फ्री कर दिए थे। ट्रीटी विद मुगल एम्पीरियर शाह आलम, कारा, इलाहाबाद एंड एडजॉइनिंग एरियाज वॉज टेकन फ्रॉम नवाब ऑफ अवध एंड हैंडेड ओवर द मुगल एम्पीरियर। मुगल एम्पीरियर के भरोसे इनने, मतलब पूरा जो नवाब ऑफ अवध थे इनने सारे जो भी एरियाज थे ये उनके भरोसे कर दिए थे। द कंपनी एग्रीड टू पे 26 lakhs एवरी ईयर। जो कंपनी थी
मुग़ल एम्पायर को 26 लाख रुपए हर साल देती थी। फ्रॉम शाह आलम द मुग़ल एम्पायर द कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी राइट्स। ये सारे जो इनके दीवानी राइट्स रहते थे उसमें क्या करती थी, रेवेन्यू पैसा कलेक्ट करती थी बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। इनके अधिकार थे, उसको इन लोगों ने उसमें दीवानी राइट्स बोला है। 10 मुग़ल एम्पायर बिकम अ वर्चुअल प्रिजनर। वर्चुअल प्रिजनर मतलब होता है आभासी बंदी थे इंग्लिश कंपनी के। द अलायंस विथ अवध क्वेल्ड कंपनीज, और इनने सारी मतलब कंपनीज पे क्या कर लिया था, काबू पा लिया था। इन द मीर जाफ़र हैज़ अगेन बीन मेड ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। उसके बाद में जो मीर जाफ़र थे वो वापस से नवाब ऑफ बंगाल बन गए थे। ठीक है, ये डिफीटेड भी उनने जीत ली थी। एक्सपांशन ऑफ इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया आफ्टर इस्टेब्लिशिंग देयर सोवर्जिनिटी। संप्रभुता मतलब इतना सब बंगाल में होने के बाद में द ब्रिटिश टर्न देयर अटेंशन टूवर्ड्स द साउथ। उसके बाद ब्रिटिश का अटेंशन किधर हो गया था, साउथ की तरफ हो गया था। देयर वॉज 3 मेजर पावर्स इन द साउथ। 3 मेजर पावर थी साउथ के अंदर, द मराठास, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद और हैदर अली इन मैसूर। ठीक है, इट बिकेम इम्पेरेटिव और द ब्रिटिश टू कीप पावर्स डिवाइडेड एंड विन द निज़ाम ऑफ देयर साइड। The Anglo-Mysore War. The ruler of Mysore, Wadir, and become a weak. हैदर अली was the commander in chief of the Mysore army. Mysore army के जो सबसे कमांडर चीफ थे वो कौन थे, हैदर आर्मी। And he usurped and throned established his authority and over the Mysore. इनने क्या कर लिया था, जो वारिस था उसको वापस से सिंहासन पे बिठा लिया था और पूरी इस्टेब्लिश्ड मैसूर की कर ली थी। द ब्रिटिश वर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग पावर ऑफ हैदर अली। ब्रिटिश बहुत वरीड थे क्योंकि इसकी हैदर अली की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। 4 wars वर फॉट फॉर सुप्रीमेंसी बिटवीन द ब्रिटिश एंड मैसूर स्टेट 1667 से 1669 तक। जो फर्स्ट वार हुई थी वो कब हुई थी, वैरन हेस्टिंग के द्वारा हुई थी। हैदर अली won the war and forced the British a sign of treaty. By this treaty both sides returned the prisoners of war and conquered territories. सारे राज्य पे इनने अपना शासन फैला लिया था। और आफ्टर हैदर अली डेथ, हैदर अली की डेथ होने के बाद जो उनका सन था टीपू सुल्तान, उनने उस वार पे कैरिट करा था, मतलब उस वार को उनने कैरिट करा था, उनने संभाला था। अल्टीमेटली अ पीस ऑफ ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान। उसके बाद में ये ट्रीटी मतलब ये पार्टनरशिप किसके बीच में हो गई थी, ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में। टीपू डिसलाइक द ब्रिटिश। टीपू बिल्कुल भी ब्रिटिश लोगों को पसंद नहीं करता था। ही ट्रेंड इस आर्मी, वो अपनी आर्मी को ट्रेन करता था कि यूरोपियन स्टाइल में और जो एक्सप्लेन करे, और ये इंग्लिश फ्रॉम इंडिया, और यहाँ पर इंग्लिश ही चलनी चाहिए और इन लोगों को, ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भगाना है। हैविंग नोन द अटेंशन ऑफ टीपू सुल्तान द ब्रिटिश डिक्लेयर द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। उसके बाद में जब ये टीपू सुल्तान को जान गए थे तो ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दी थी कि हम तीसरी वार भी करेंगे। किसके साथ करेंगे, मैसूर के साथ करेंगे, जहाँ के राजा कौन थे, टीपू सुल्तान बन गए थे। द निज़ाम एंड द मराठास वर साइड ऑफ द इंग्लिश टीपू एंड फाइट इट अलोन। ही वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। इन लोगों ने ब्रिटिश को हरा दिया था। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी टीपू हैड गिव अवे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेरिटरी। टीपू के पास में बहुत बड़ा पार्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पूरी टेरिटरी पे फैल गया था। टीपू अगेन ट्राइड टू इस्टेब्लिश इस पावर। टीपू ने मतलब यहाँ पर पूरा इस्टेब्लिश कर लिया था अपना पावर। और यहाँ से जो सेंट थे अरेबिया के, कुबूल के, फ्रांस के, मोट्रीज के, ये सब अपील कर लिए थे। एट दैट टाइम गवर्नर इंग्लिश कंपनी वॉज लॉर्ड वेल्सली। जो इंग्लिश कंपनी के गवर्नर कौन थे उस टाइम, लॉर्ड वेल्सली थे। द एंग्लो मराठा वार, जो मराठा के साथ में उन्होंने वॉर करी थी। मुंबई वॉज द वेस्टर्न इंडियन सेंटर ऑफ द ब्रिटिश ट्रेड। जो ब्रिटिश ट्रेड का सबसे मेन सेंटर था वो कौन सा था, मुंबई का ट्रेड था। बट द सराउंडिंग एरियाज़ वर अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास। पर जो उसके आसपास के जो एरियाज़ थे वो किसके कंट्रोल में आते थे, मराठास के कंट्रोल में आते थे। द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू इंटरफेस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मराठास। और जो उनने थर्ड बैटल करी थी वो पानीपत के साथ में करी थी 1761 में। ठीक है, 1775 में इन्हें फर्स्ट एंग्लो मराठा वार करी थी। एंड दे वर रिमेन इनडिसिसिव फॉर ऑल मराठा पावर्स एंड unitedly and for nearly 20 years peace war maintained. The second एंग्लो मराठा वार, जो सेकेंड वार हुई थी इनके बीच में, वो हुई थी लॉर्ड वेस्ली के साथ में, मराठा रूलर बाजीराव पेशवा सेकेंड के साथ में। इन ऑर्डर टू एक्वायर विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ ट्रीटी। इन्हें सारी उनकी पार्टनरशिप मान ली थी। और जो पावरफुल मराठा चीफ थे भोसले,
और साइंडिया इनने डिक्लेयर कर दिया था कि जो वार है वो वापस से होगी। तो 1803 में इनने अपने इसमें मेंटेन करा था इंडिपेंडेंस को। और इन द बिगिनिंग द होलकर रिमेंड अलूफ, मतलब अलग अलग हो गए थे ये सब लोग। और इनने ये जो राजस्थान की, भरतपुर की, इन सब की रूलर्स की हेल्प भी की थी। द थर्ड एंड द लास्ट एंग्लो मराठा वार, जो थर्ड और लास्ट एंग्लो मराठा वार थी, मतलब तो तीसरी, पहली बार हुई थी इनकी मराठा के साथ में, फिर सेकंड एंग्लो मराठा वार हुई थी, फिर थर्ड और लास्ट एंग्लो मराठा वार हुई थी, मतलब आखिरी वॉज फॉर ड्यूरिंग द राइन ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के साथ में हुई थी 1817 से 1818 के बीच में। द पेशवास हैज़ ऑलरेडी साइन सब्सिडरी अलायंस, जब पेशवास ने क्या ऑलरेडी साइन कर दिया था, सब्सिडरी अलायंस लगा दिया था ब्रिटिश के ऊपर 1817 में। द ब्रिटिश रेसिडेंट स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन द पेशवास टू साइन अ न्यू सब्सिडरी अलायंस एंड रेलिंक्विश हिज पोजीशन, मतलब उनने त्याग दिया था मराठा के जो फेडरेशन लीडर थे। और जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उनने कंटिन्यूस इंटरफेरेंस करा था बाय ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वार, कि ब्रिटिश के साथ हमारी वॉर जो है वो डिक्लेयर्ड हो चुकी है। भोसले और होलकर जो थे, उनने ऑल्सो डिक्लेयर कर दिया था कि हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे, और ब्रिटिश को उनने हरा दिया था। होलकर और भोसले जो थे और जो पेशवा थे, इन लोगों ने अपनी अलग अलग सबने सेपरेट वॉर्स की थी। अ पोर्शन ऑफ द पेशवास टेरिटरी वॉज गिवन टू बी डिसेंडेंट्स, मतलब इनके जो वंशज थे, उसके अंदर शिवाजी और सतारा, इन लोगों ने भी ब्रिटिश एम्पायर में आगे आगे बहुत सारी लड़ाइयाँ करी। लॉर्ड वेस्ले वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर, जो लॉर्ड वेस्ले थे वो गवर्नर के अपॉइंटेड हो चुके थे। जनरल ऑफ इंडिया 1798 एंड ही स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। उसके बाद इनने स्टार्टेड, मतलब पूरा बिजनेस अपना ब्रिटिश एम्पायर फैला लिया था। He decided to bring as many Indian states as possible under the British rule, and he began Indian states with company by war and treaty. He brought Mysore and Marathas under the company of controlling war. Lord Wesley, Lord हेडरिंग एंड लॉर्ड डलहाउजी प्लेड अ वाइटल, मतलब इनका सबसे मेन रोल रहा ब्रिटिश रूल इंडिया का, मतलब जो इनका बिजनेस था इसको फैलाने में। अंडर द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम द रूलर ऑफ द इंडियन स्टेट वॉज कंपेल्ड, मतलब ये पूरी तरीके से मजबूर हो गए थे और इनने परमानेंट स्टेशनिंग कर ली थी ब्रिटिश फोर्स के सामने, उनके राज्य के सामने। द रूलर हैड टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, इन लोगों ने वहाँ के जो रूलर्स थे उनने अमाउंट पूरा फिक्स कर दिया था कि इतना ही यहाँ पर लगेगा, और प्रोवाइड टेरिटरी सारे स्टेट्स कंपनी में। जो इंडियन रूलर थे, इन लोगों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी ऑब्जर्व कराया था कि वर्किंग ऑफ स्टेट क्या रहेगा। This system was established to provide security to Indian states, but in fact to be a violation of the freedom. उन लोगों ने सारी चीज़ों के फ्रीडमों का उल्लंघन किया था। And this to be agreed alliance and fate and sealed, भाग्य, फैट मतलब होता है भाग्य, और सील इन परमानेंटली इन ब्रिटिश प्लॉट, ब्रिटिश के सारे प्लॉटों पे उनने सील लगवा दी थी। हैदराबाद एंड अवध वर प्रोमिनेंट इंडियन स्टेट्स हु कंसीडर्ड टू सब्सिडरी अलायंस, हैदराबाद और अवध भी सब्सिडरी अलायंस के कंसीडर्ड में आते थे। पेशवा इन 1803 एंड साइंडिया एंड भोसले कंसीडर्ड टू सब्सिडरी अलायंस लेटर। एक्सपांशन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग वॉज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल इन 1813। लॉर्ड हेस्टिंग ने गवर्नर जनरल अपॉइंट करा था 1813 में। लॉर्ड हेस्टिंग वेज द वार अगेंस्ट, उनने वापस से वार करी थी नेपाल के साथ में, और फोर्स टू साइन सुगली ट्रीटी बाय रिड्यूसिंग मराठास एंड नॉन एंटिटी ही इज डिस्पेंस द मराठा फेडरेशन। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी फॉलोड द पॉलिसी, उनने पॉलिसी फॉलोड करी थी सलंगन, मतलब उन्हें वारिस बनाया था उनकी कंपनी के रूलर को, और उनने बैन कर दिया था ओल्ड ट्रेडिशन, पुरानी सारी चीज़ों को। और नागपुर है, झांसी है, सतारा है, ठीक है, यहाँ पर इनने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लगवाई थी। और 1856 में नवाब ऑफ अवध थे एंड एक्यूज द मिस गवर्निंग हिज स्टेट एंड ही वॉज एनेक्स टू द ब्रिटिश रूल। ऑलमोस्ट एंटायर, मतलब सारे इंडियन के स्टेट में 1757 से 1857 के बीच में ब्रिटिश रूल के अंडर में थे ये। द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ जो थी वो कंपनी की, जो इंडियन स्टेट्स की थी। तो फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो 1857 तक ब्रोकआउट हो चुका था। कॉजेस ऑफ ब्रिटिश सक्सेस आफ्टर द सक्सेस इन कार्नेटिक वार, ये कार्नेटिक वार की सक्सेस के बाद में जो ब्रिटिश कायम इमर्ज हो गए थे, इनकी ट्रेड में बैटल ऑफ प्लासी हुए थे, बक्सर हुए थे, ठीक है, इतनी सारी पॉलिटिकल पावर हुई थी ब्रिटिश कंपनी में। बट इट वर कॉजेज अ शॉर्ट स्पैन ऑफ मेड अ
ब्रिटिश कंपनी नॉट ओनली रिमूव फ्रेंच पोर्टुगीज एंड डच, ब्रिटिश कंपनी ने खाली फ्रेंच पोर्टुगीज और डच को ही रिमूव नहीं करा था, उन्होंने बहुत सारे ट्रेडों को रिमूव करा था। आफ्टर सक्सेस इन द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, प्लासी और बक्सर की सक्सेस के बाद में द नवाब बंगाल बिहार उड़ीसा के जो नवाब थे, मुगल एम्पायर थे, शाह आलम, वर्चुअल प्रिजनर्स, इनको भी उनने बंदी बना लिया था। द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया वर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश कंपनी। अ फेज ऑफ पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, मतलब विघटनकारी पूरे इंडिया में इन लोगों ने फैला दिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मतलब जब डेथ हो गई थी तो बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, जो मिलिट्री पावर्स थी, वो इस्टेब्लिश इंडिया के इस्टेब्लिश में आ गई थी, और उन्होंने लैक ऑफ सेंस ऑफ नेशनल स्पिरिट, देयर फोर्सेस पर भी, उनके उसके बाद फोर्सेस क्या हो गए थे, बिल्कुल वीक हो गए थे, मिसगाइडेड हो गए थे। और जो भी प्रोमिनेंट आर्म फोर्स थे, जो इंडियन के अफगान्स थे, जो सिख थे, रोहिल्स थे, जाट्स थे, राजपूत थे एंड अदर्स वर अगेंस्ट ईच अदर, ये सब एक दूसरे के अगेंस्ट में हो गए थे। द मुगल एम्पायर्स वर पावरलेस, जो मुगल एम्पायर थे वो क्या हो गए थे, बिल्कुल पावरलेस हो गए थे, उनमें कुछ भी पावर नहीं बची थी। लैकिंग वेल्थ, उनकी वेल्थ भी बिल्कुल कम हो गई थी, वो बिल्कुल वीक पड़ गए थे। ब्रिटिश कंपनी दिस वीकनेस टू पेव विद इट्स सक्सेस, ब्रिटिश कंपनी टुक अ फुल एडवांटेज ऑफ इंटरनल राइवलरीज, मतलब ब्रिटिश कंपनी ने पूरी तरीके से अपने एडवांटेज अपनाए थे, क्योंकि उनकी राइवलरीज, पॉलिटिकल एपथी, उदासीनता, एपथी मतलब होता है उदासीनता, और राइवलरीज मतलब होता है प्रतिद्वंदिता, ठीक है। इंडियन किंग्स और नवाब्स के आगे इनकी ऐसी हालतें हो गई थी, और इन्हें हेल्प करी थी सबकी फाइनेंशियली में और मिलिट्री में, और दे पॉलिसी ऑफ डिवाइड द रूल प्रूव टू बी अ बून फॉर द ब्रिटिश कंपनी। द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी वॉज देयर लाइट एंड स्मॉल आर्म्स एंड ट्रेंड फोर्सेस। The English also had cannons which helped a lot of in their success. The political anarchy, disintegration and weak center were few causes in India in the 18th century that made British company to capitalize on. द कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश की सक्सेस का कारण था वो सिर्फ उनकी योग्यता ही नहीं थी, बट इट वॉज ड्यू टू पॉलिटिकल वीकनेस, उनकी जो पॉलिटिकल वीकनेस थी जो इंडियन रूलर्स की, ये भी उनके जीतने का एक कारण था। क्योंकि हमें जब सामने वाली देश की कमज़ोरियाँ पता चल जाएगी तो हम आधा तो यूँ ही जीत जाएंगे। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, और हिस्ट्री का काफ़ी बड़ा हो गया ये चैप्टर, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।